लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ठीक है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल, फिर है ए लिटिल और फिर है द लिटिल। ये तीन है भाई, तीनों देखिए क्या क्या है, लिटिल है, ए लिटिल है, द लिटिल है। फ्यू जैसे लगते हैं ना, फ्यू है, ए फ्यू है, द फ्यू है, वैसे ही लिटिल है, ए लिटिल है, द लिटिल है। लिटिल क्या होता है? वही, लिटिल का मतलब होता है लगभग, ना के बराबर, लगभग ना के बराबर। ए लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। द लिटिल का मतलब क्या होता है? बहुत कम, लेकिन सब कुछ। यानी कह सकते हैं कि नॉट मच बट ऑल, है ना? क्या कह सकते हैं? नॉट मच बट ऑल, बहुत कम लेकिन सब कुछ। तो अब बात करते हैं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल की। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल की। अब अगर आप इस पे चर्चा करेंगे, आसान है, जानते हैं कब? जब आप मेरी उस बात पर गौर करें कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, एक बार में आ जाएगा। जानते हैं फ्यू वाले में क्या लिखा गया था? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और लिटिल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, बस हल हो गया। तो अब आपको ये बताना है कि ये सभी, और फिर आगे बताना है ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये सभी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बस अब आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए कि मान के चलिए इसमें लिखा गया कि देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज, फिर क्या लिखा गया? लिटिल वाटर इन द पिक्चर, यानी घड़े में, देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, तो सीधा मतलब हो गया घड़े में लगभग ना के बराबर पानी है। और ये बात आपने अभी 3-4 बार सीखी है कि पानी क्वांटिटी में आता है, हम उसे मापते हैं मिलीलीटर में, लीटर में, और इसीलिए मैंने कहा कि फ्यू और लिटिल में अब किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यू वाला आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। तो भाई वाटर को आप गिन नहीं सकते, वाटर क्वांटिटी है, इसलिए वहां पर फ्यू ना लगाकर लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। और ये बात आप लोग समझ लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में लिटिल लगता है और जिसे गिन सके उसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू लगता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा कि देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, इसका मतलब है घड़े में लगभग ना के बराबर पानी है। अब जैसे कहा जाए कि ए लिटिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जैसे कहा जाए कि ए लिटिल और उसके बाद कहा गया कि नॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ए लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। ए लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, या फिर डेंजरस आपने यहाँ पर लिख दिया कि ए लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। हिंदी में एक कहावत भी होती है, अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। उसका ये एक तरीके से ये आपका ट्रांसलेशन भी है कि ए लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, थोड़ा सा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है।
क्योंकि सीधा कहूँ आपको शुद्ध हिंदी में कहूँ तो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी नहीं है तो आप शायद अपनी बात मनवाने के लिए जिद करने लगे, अपनी बात मनवाने के लिए ज़्यादा बहस करने लगे। इसीलिए एक कहावत बनाई गई कि अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर ए लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, या थोड़ा सा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो लिटिल का मतलब क्या हुआ, लगभग ना के बराबर, और ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। ए लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, थोड़ा सा ज्ञान बहुत खतरनाक या बहुत हानिकारक होता है। और अब बारी आती है कि द लिटिल की। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव। डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव, तुम्हारे पास जो थोड़ा सा दूध बचा है उसे बर्बाद मत करो। डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव, इसका मतलब यह है कि जितना है सब कुछ। द लिटिल का मतलब होता है भले ही थोड़ा सा, लेकिन आपके पास उसके अलावा है ही नहीं। ठीक है, तो वही कहता है कि डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव, वो थोड़ा सा मिल्क, वो थोड़ा सा दूध तुम बर्बाद ना करो जो तुम्हारे पास है। तो उद्देश्य से आप मेरा एक बार फिर से समझ गए कि फ्यू और ए फ्यू और द फ्यू के बाद मैंने आपको सिखाया कि फ्यू ए फ्यू द फ्यू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ गिनी जा सके, नंबर हो। लेकिन आप लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग तब करते हैं जब आप ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग तब करते हैं जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो, कोई मापने की चीज हो, कोई ग्राम, मिलीलीटर, लीटर वाला हो। तो जैसे लिखा डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव, तो इसका मतलब मिल्क आपका क्वांटिटी होता है। ठीक है, मिल्क आपका क्या होता है, क्वांटिटी, आप उसको गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिटिल का इस्तेमाल किया गया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि द लिटिल के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आता है जो आपने लिखा है यू हैव। ठीक है, द लिटिल के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव क्लॉज आता है। तो ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि द लिटिल के बाद आखिर क्या आता है भाई, एडजेक्टिव क्लॉज आता है। ये लीजिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि द लिटिल के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आता है। इतना हमने यहाँ पर कर दिया। और आपने पीछे भी पढ़ा था कि द फ्यू के बाद भी क्या आता है, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो शायद आपका अब ये रूल क्लियर हो गया हो। अब आपको अगला रूल जो मुझे पढ़ाना है वो ये है कि अब आपको पढ़ना है कि फर्दर और फर्दर में क्या अंतर होता है, नियरेस्ट और नियरेस्ट में क्या अंतर होता है। चलो देखो, अब आपको पढ़ना है FARTHER, फिर आपको पढ़ना है FUR और THER। ठीक है, तो अब इस फर्दर का मतलब होता है दूरी, क्या होता है, दूरी। और फर्दर का मतलब होता है आगे। ठीक है, और फिर नियरेस्ट का मतलब होता है कि समीप वाली दूरी। ठीक है, तो नियरेस्ट का मतलब समीप वाली दूरी है, और नेक्स्ट का मतलब होता है आगे वाला। ठीक है, या आगे पीछे। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर नेक्स्ट का मतलब ये वाला दूरी हो गया, और जो आपका नेक्स्ट होता है तो ये आपको इसमें याद रखना है कि जो आपका नियरेस्ट होता है वो दूरी दिखाता है, और नेक्स्ट जो है वो आपका, हाँ यहाँ पर आगे वाले से बेहतर इसमें एक शब्द बेहतर लिखा है वो समझ लें कि नेक्स्ट आपका स्थिति दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। ठीक है, तो अब शायद आपको मैं अगर कोई ट्रांसलेशन बताऊं तो आप जल्दी समझ जाएंगे कि FARTHER लिखा है ना, FARTHER, तो इस फर्दर का मतलब होता है दूरी, है ना। और एक लिखा है FURTHER, और इस फर्दर का मतलब होता है आगे होता है। जो आपका लिखा हुआ है FUR और THER लिखा है, इस फर्दर का मतलब क्या होता है, आगे। ठीक, जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि मुंबई इज फर्दर फ्रॉम मथुरा एंड झांसी। तो ये लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल भी लिख दिया गया कि मुंबई इज, फिर FARTHER, मुंबई इज फर्दर, फिर लिख दिया फ्रॉम, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम मथुरा एंड झांसी। ठीक है, तो मुंबई इज फर्दर फ्रॉम मथुरा एंड झांसी, तो ये दूरी दिखाता है। अब फर्दर का मतलब एक और होता है आगे, जैसे कहा ही फर्दर सेड दैट ही वाज नॉट गोइंग, तो अब लिखा गया कि ही, FURTHER, ही फर्दर सेड, फिर दैट, फिर लिख दिया गया कि ही वाज नॉट गोइंग,
उसने आगे कहा कि वो नहीं जा रहा था, है ना। अब उसके बाद ही डज नॉट नीड एनी फर्दर हेल्प, तो अब एक और है कि ही, फिर उसके बाद डज नॉट नीड, फिर है एनी, फिर है FURTHER, फिर हेल्प है, ठीक है। तो ही डज नॉट नीड एनी फर्दर हेल्प, उसे अब आगे और मदद की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपने सीखा कि जब FARTHER फर्दर है तो वो आपका दूरी दिखाता है। मुंबई इज फर्दर फ्रॉम मथुरा एंड झांसी, मुंबई मथुरा और झांसी से दूर पड़ता है। और FURTHER का मतलब क्या होता है, आगे। उसने कहा ही फर्दर सेड, मतलब उसने आगे कहा। ही वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा था, उसने आगे कहा कि ही वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा था। एक और एग्जाम्पल है कि ही डज नॉट नीड एनी फर्दर हेल्प, अब उसे आगे किसी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब नियरेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि द, और फिर है नियरेस्ट, ठीक है। द नियरेस्ट बैंक इज 5 मील्स अवे फ्रॉम हियर। अब जैसे मैंने लिख दिया कि द नियरेस्ट बैंक इज 5 मील्स अवे फ्रॉम हियर, जो पास का बैंक है वो यहाँ से लगभग 5 मील की दूरी पर है। कितने मील की दूरी पर, 5 मील की। तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा, नियरेस्ट भी क्या बताता है, दूरी बताता है, ठीक है। और फर्दर भी क्या बताता है, दूरी, लेकिन वो जो FUR वाला है उसका मतलब होता है आगे। उसने आगे कहा कि अब वो नहीं जा रहा था, ही डज नॉट नीड एनी फर्दर हेल्प, अब उसे आगे किसी की आवश्यकता नहीं है। नियरेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये भी दूरी बताता है कि द नियरेस्ट बैंक इज 5 मील्स अवे फ्रॉम हियर, पास का बैंक यहाँ से 5 मील की दूरी पर है। और नेक्स्ट पोजीशन बताता है, तो जैसे कहा जाए कि माई हाउस इज नेक्स्ट लक्ष्मी देवी टेम्पल, मेरा घर लक्ष्मी देवी टेम्पल के आगे है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी टू भी लगेगा, तो ये आपका हो गया माई हाउस इज नेक्स्ट टू लक्ष्मी देवी टेम्पल, मेरा घर जो है वो लक्ष्मी देवी टेम्पल के आगे है। तो चारों में कुछ सीखा, क्या सीखा चारों में, चारों में आपने सीखा कि FAR का मतलब होता है दूरी, FUR का मतलब क्या होता है, आगे, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, पास की दूरी, और नेक्स्ट का मतलब होता है आगे या फिर स्थिति बताना। क्या बताना, स्थिति, कि मेरा घर रमेश के घर के आगे है, माई हाउस इज नेक्स्ट टू रमेश हाउस, ठीक है। तो मेरा घर रमेश के घर के आगे है, तो जब पोजीशन की बात करें तो नेक्स्ट लगाइए, पास की दूरी की बात करें तो नियरेस्ट लगाइए, है ना। दूर की दूरी की बात करें तो फर्दर लगाइए, आगे, आगे मदद की ज़रूरत नहीं है, आगे कुछ कहना है तो फर्दर FUR वाला लगाइए, ठीक है। तो ये चारों भी शायद आपके कंप्लीट हो गए हों, ठीक। अब इसके बाद हमको आज जो और पढ़ना है वो है एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है। ये हमें पढ़ना है, तो याद रखिएगा। अब आप लोगों को जो इसके आगे पढ़ना है वो आपका आता है एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डर और ओल्डेस्ट, ठीक। तो उम्मीद करेंगे कि ये वाला भी आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि आखिर आपका एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डर, ओल्डेस्ट आप किस तरह से एक्सप्लेन करके किसी को समझाएंगे। तो समझिए फिर। देखें, अगले रूल में आपको सीखना है ELDER, एल्डर, फिर सीखना है एल्डेस्ट, फिर सीखना है ओल्डर,
फिर सीखना है ओल्डेस्ट। ये चारों आपको सीखने हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में बता दूं, एक ही परिवार के सदस्यों के साथ इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद ओल्डर और ओल्डेस्ट का जो आपका प्रयोग है वो परिवार से अलग, ठीक है, परिवार से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। बस सिंपल सा हो गया। इसके ज़्यादा आपको आगे एक्सप्लेन नहीं करवाना, क्योंकि है तो बहुत कुछ कि भाई ओल्डर का प्रयोग वस्तुओं के लिए भी करते हैं, ओल्डर का प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी करते हैं। चल अच्छा ठीक है, आप ओल्डर और ओल्डेस्ट में यह भी लिख लेते हैं कि व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो व्यक्ति तथा फिर लिखा वस्तु दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, व्यक्ति के लिए और वस्तु के लिए। किसका, एल्डर एल्डेस्ट एक ही परिवार के सदस्य, ओल्डर ओल्डेस्ट परिवार से क्या होना चाहिए, अलग। जैसे दोस्त हो, मोहल्ले का हो, गांव का हो, जिले का हो, ठीक है, तो ओल्डर और ओल्डेस्ट लगाएंगे। लेकिन अगर एक ही परिवार के सदस्य हैं तो एल्डर और एल्डेस्ट लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए कि ये लिख लेते हैं पहले एग्जाम्पल में, माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। मेरा बड़ा भाई एक डॉक्टर है, परिवार का सदस्य, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल में कहा जाए कि शी इज द एल्डर ऑफ द टू, वह दोनों में बड़ी है, तो इसमें कहता है शी इज द एल्डर ऑफ द टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर शी इज द एल्डर ऑफ द टू का मतलब होता है कि वह दोनों बहनों में सबसे बड़ी है, शी इज द एल्डर ऑफ द टू, ठीक है। अब ये परिवार के सदस्यों की बात हो रही है। इसे तीसरे एग्जाम्पल में लिखा गया है कि हरी इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, ठीक है। अब ये लिखा गया कि हरी इज, फिर लिखा है माई एल्डेस्ट ब्रदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, हरी मेरा सबसे बड़ा भाई है। तो कुछ कंफ्यूजन, चलिए एक होगा कि सर एल्डर और एल्डेस्ट में फ़र्क क्या है। छोटा सा फ़र्क है। एल्डर का मतलब होता है आपसे एक स्टेप बड़ा, दो स्टेप बड़ा, और एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, बस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्डर और एल्डेस्ट में क्या नॉर्मल सा फर्क है, तो बस यही नॉर्मल सा फर्क है। अगर तुमने कहा कि राजू इज माई एल्डर ब्रदर, इसका मतलब उससे भी बड़ा कोई है। लेकिन अगर आपने कहा कि राजू इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, तो इसका मतलब उससे बड़ा कोई ब्रदर नहीं है आपका, वो सबसे बड़ा भाई है। क्लियर हो गया ना। क्या हमने क्लियर किया कि अगर एल्डर कहा तो एक या दो स्टेप बड़ा होगा, लेकिन एल्डेस्ट कहा तो वो सबसे बड़ा होगा। तो अगर उसने कहा हरी इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, तो वो उसका सबसे बड़ा भाई, उसके पिता की पहली संतान है, उसके पिता की पहली संतान है, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा भाई है, ठीक है। एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, परिवार में भाई बहनों में सबसे बड़ा होना। एल्डर का मतलब जैसे मैं कह दूं कि रवि इज माई एल्डर ब्रदर, इसका मतलब रवि मेरा बड़ा भाई है, और इसका मतलब हुआ कि उससे भी बड़ा कोई है, तभी तो मैंने एल्डेस्ट नहीं लगाया। और अगर मैंने एल्डेस्ट नहीं लगाया और एक ही भाई है तो गलत किया मैंने, मुझे एल्डेस्ट लगाना था कि रवि इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। इसका मतलब क्या हुआ कि रवि मेरा सबसे बड़ा भाई है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एल्डर एल्डेस्ट समझ में आ गया होगा। एल्डर एक दो स्टेप और एल्डेस्ट होता है सबसे बड़ा। अब जैसे कुछ अलग एग्जाम्पल पे चलते हैं। लिखा है रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, मतलब समझ गए, रवि अपने दोस्त से बड़ा है, ठीक है। ओल्डर परिवार से बाहर, मित्र तो मित्र के लिए, मोहल्ले में, गांव में, है ना। और ओल्डर में क्या चलते हैं, जैसे कहा जाए आनंद इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, क्या लिखा है, आनंद
इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर। ठीक है, आनंद इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, इसका मतलब आनंद मेरा सबसे बड़ा भाई है लेकिन सगा नहीं है। ठीक है, आनंद इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, आनंद मेरा सबसे बड़ा भाई है लेकिन सगा नहीं है। ठीक है, अब चूंकि आपने कहा व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए करते हैं तो एक वस्तु हो जाए दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया कि दिल्ली इज द ओल्डेस्ट, ठीक है, लिखा गया ना कि दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, अर्थात दिल्ली जो भारत की है सबसे पुराना शहर है, दिल्ली भारत का सबसे पुराना शहर है, तो दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो शायद मैं आपको ये सिखाना चाहता था कि एल्डर का मतलब होता है एक दो स्टेप का बड़ा भाई, और एल्डर का प्रयोग एक ही परिवार में करते हैं, और एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा होता है। ओल्डर का प्रयोग परिवार से बाहर करते हैं। ओल्डेस्ट का मतलब, अच्छा कहा जाए रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से बड़ा है, चलिए ठीक है। ओल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, लेकिन परिवार का नहीं, सगा नहीं है। आनंद इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, तो वो सगा नहीं है। तो अब जैसे कहा, मैं यही कह दूं कि सुनील इज माई ओल्डर ब्रदर, तो इसका मतलब है कि सुनील मेरा छोटा भाई तो है, लेकिन क्या हुआ कि वो मेरा सगा नहीं है। ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो जैसे कहा जाए दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज, सबसे पुरानी। खैर इन एग्जाम्पल्स ने आपका डाउट भी क्लियर कर दिया होगा कि दिस इज द, अब फिर कहा गया ओल्डेस्ट, फिर है बिल्डिंग, दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज, यह गांव की सबसे पुरानी इमारत है। ठीक है, तो अब आपने ये भी क्लियर कर लिया कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग जो है वो व्यक्ति और वस्तु दोनों में किया जाता है। तो मुझे जो सिखाना था मैंने आपको 2 बार प्रयास करके समझाया, आप दोनों सीखेगा। ठीक है, अब अगला 1-2 रूल्स आपके और बच जाते हैं कि इसके बाद आपको सीखना है सम और एनी। तो सम का प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव पर्पस में करते हैं और एनी का प्रयोग हम लोग निगेटिव पर्पस में करते हैं। दोनों देख लीजिए, सम का प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव पर्पस में करते हैं और एनी का प्रयोग निगेटिव में। आपको और सरल भाषा में समझाता हूं। सम का प्रयोग वहां करते हैं जहां आपको लगे कि शायद मान जाएगा। एनी का प्रयोग वहां करते हैं जहां कोई उम्मीद ना हो। फिर से सुन लीजिए, सम का प्रयोग वहां करते हैं जहां आपको थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी आशा हो, लेकिन एनी का प्रयोग वहां करते हैं जहां आपको कोई उम्मीद ना हो। अगर आपको कोई उम्मीद नहीं है तो एनी का प्रयोग करेंगे, और अगर थोड़ी बहुत उम्मीद है तो किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए कि विल यू गिव मी सम बुक्स। एक एग्जाम्पल है कि विल यू गिव मी सम बुक्स प्लीज, विल यू गिव मी सम बुक्स प्लीज। तो जानते हैं सम बुक्स क्यों लगा? आपने ऐसे व्यक्ति से मांगा जिससे आपको उम्मीद थी, आपने ऐसे व्यक्ति से मांगा जिससे आपको उम्मीद थी, आपको लगता था कि वो मुझे पुस्तक दे देगा, इसलिए आपने उससे सम लगा करके पुस्तकें मांगी कि विल यू गिव मी सम बुक्स, क्या तुम मुझे कुछ पुस्तकें दे सकते हो। ठीक है, और एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं वहां पर जहां पर संभावनाएं एकदम शून्य होती हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग। अब जैसे एक अगला एग्जाम्पल आया कि हैव यू एनी, फिर आ गया बुक्स, फिर आया फॉर, फिर आया रीडिंग,
हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग, क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कोई किताब है। तो ये एनी दर्शाता है कि आपने उससे नेगेटिव होकर पूछा कि क्या कोई किताब है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। सम बुक्स का मतलब क्या था कि आपके पास है, मुझे लगता है कि आपके पास, मुझे भी दे दीजिए पढ़ने को। तभी तो उसने कहा विल यू गिव मी सम बुक्स प्लीज, क्या तुम मुझे कुछ पुस्तकें दे सकते हो। तो इसका मतलब उसको उम्मीद है। लेकिन इसमें आपने ऐसे ताना मारते हुए कहा, टांट मारते हुए कहा कि हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग, क्या कोई पुस्तक है तुम्हारे पास पढ़ने को, क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक भी है। तो जब टांट मारा जाए, जब आपको लगे कि इसके पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो वहां पर आपने एनी का प्रयोग किया। लेकिन जब आप पॉजिटिव वे पे गए, नेगेटिव वे पे नहीं गए, तो आपने किसका प्रयोग कर दिया, सम का। ठीक है, तो इसके साथ हमने सीखा कि सम का प्रयोग पॉजिटिव वे में करते हैं और एनी का प्रयोग किसमें करते हैं, नेगेटिव वे में किया जाता है। अब यहाँ पर आपका इसके बाद एक रूल बचता है कि बोथ का प्रयोग अगर एडजेक्टिव की तरह हो तो उसके बाद दा आता है। ठीक है, तो बोथ का प्रयोग अगर एडजेक्टिव की तरह हो तो दा आता है। बस ये आखिरी रूल भी समझ लीजिए कि अगर बोथ का जो प्रयोग है, ठीक है, वो किसकी तरह हो, एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो उसके बाद दा आता है। ये रूल भी आप लोग आखिरी में लिख लीजिएगा कि अगर बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो तो उसके बाद क्या आता है, दा आता है। कि एग्जाम्पल देखिए, योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज, तो ये यहाँ पर लिखा गया कि योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज, मतलब तुम्हारे पिता यहाँ हर दूसरे दिन आते जाते रहते हैं। तो इसका मतलब एक विशेषता है। ठीक है, बोथ द डेज, तो ये भी आपको याद रखना है कि आखिरी रूल के रूप में, तब आपके रूल्स ऑफ एडजेक्टिव खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज, आपके जो पिता हैं वो हर दूसरे दिन क्या लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। तो अगर बोथ एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो तो किसका प्रयोग करना है, दा का। मैं बस थोड़ा सा आपको हिंट्स दे करके ख़त्म करता हूँ। भाई सम का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, पॉजिटिव वे में करते हैं। जब हमको लगे, हमको उम्मीद हो कि भाई इसके पास कुछ ना कुछ अवश्य होगा। जैसे कहा जाए कि विल यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो। मतलब आपने ये सोच करके मांगा कि यार इसके पास तो होगा, ये मुझे दे देगा। ठीक है, तो अब आप ये कहते हैं कि विल यू गिव मी एनी फूड, क्या तुम मुझे कोई खाना भी दे सकते हो। तो ताना हो गया कि यार लगता है इसके पास नहीं, ये क्या देगा। तो एनी का मतलब हुआ टांट मारना, ताना मारना, नेगेटिव वे पे अपने एक्सप्रेशन देना। और सम का मतलब हो गया पॉजिटिव वे पे अपने एक्सप्रेशन देना। तो सम और एनी याद रखिएगा। और एल्डर और एल्डेस्ट के मैं इतना ही कहूँगा कि एल्डर हो या एल्डेस्ट हो, वो परिवार के सदस्यों के साथ इस्तेमाल होता है। एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, और ओल्डर हो या ओल्डेस्ट हो तो ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है परिवार से बाहर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, एक और बात आपने सीखी कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल जो है वो वस्तुओं के लिए भी करते हैं, जैसे दिल्ली के लिए, बिल्डिंग के लिए किया गया ना इस्तेमाल। ठीक है, आज के टॉपिक में आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी। ए फ्यू सीखा, द फ्यू सीखा, केवल फ्यू सीखा जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जिन्हें गिन सकते हैं उनके साथ लगाते हैं। ए लिटिल सीखा, द लिटिल सीखा, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उनके साथ लगाते हैं जो मापी जा सकती हैं। फर्दर सीखा, नियरेस्ट नेक्स्ट सीखा, लेटर सीखा, लास्ट सीखा, है ना। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट नियम थे जो आपने यहाँ सीखे। एडजेक्टिव ऑफ जो एडजेक्टिव के रूल्स थे वो आपने सीखे। तो उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो घर पर रहिए और लगातार आप सब पढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए यूट्यूब में उतनी बेहतर शिक्षा अगर आपको पानी है तो वीडियो आप रुक करके देखें। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का वीडियो एक बार में देख लिया, कोई पिक्चर नहीं है। आप उसको 10 मिनट करके, 15 मिनट करके रफ लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। ठीक है, तो घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया ही रहेगा, उस पर मैसेज करिएगा या कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।